नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 141। कार में टैक्सी चालक का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और वह खुद से शिकायत करता रहा। केशान में बारबेक्यू खाने में ये क्या है? तस्क तस्क तस्क, ये तो अजीब है ना नौजवान। बातचीत करते समय मजा तभी आता है जब बातचीत में कोई शामिल हो। ड्राइवर अपने पूरे शरीर पर लार उड़ाते हुए बात कर रहा था और वह जानबूझकर अपना सिर झुकाए हुए था। विक्की भट्ट द्वारा उससे शिकायत करने की प्रतीक्षा कर रहा था। मास्टर, कृपया मुझे जल्दी से किशन भेजो। ड्राइवर, क्या बकवास है तुम? अभी तो मुझे लगा था कि तुम सामान्य हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके मुंह के कोने थोड़े से फड़क गए और उसने रियरव्यू मिरर से विक्की भट्ट की ओर देखा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। ड्राइवर ने जल्दी से हाथ हिलाया। वह जगह बहुत दूर है और वहाँ घुप्पा अंधेरा है। मुझे कल वहाँ जाने का पछतावा हुआ और मैं अब वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। आप पैसा नहीं कमाना चाहते? अच्छा मास्टर, कृपया जल्दी करें और मुझे जल्दी से घर ले चलें। मैं गति नहीं बढ़ा सकता। गति की एक सीमा है। ओह मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। बगल वाली पीली कार आपसे कहीं ज्यादा तेज चल रही है। विक्की भट्ट ने अभी अभी बोलना समाप्त किया है। गुंजन, कार का इंजन अचानक से धीमी आवाज के साथ फट गया। खिड़की के बाहर का दृश्य जल्दी ही लुप्त हो गया। मुझे अपनी पीठ पर धक्का लगने जैसा एहसास हुआ। फुफकार, मैं भरोसा करता हूँ। विक्की भट्ट ने मन ही मन कोसा और खुद को संभालने के लिए रेलिंग पकड़ ली। कुछ मिनट बाद कार से उतरने के बाद उसे चक्कर आने लगा और उसका पेट मरोड़ने लगा। ये ड्राइवर अभी भी उग्र है। जिस काम को करने में आमतौर पर 20 मिनट लगते हैं, वह मात्र 10 मिनट में पूरा हो गया। बेशक अगर हमने पहले बातचीत नहीं की होती तो यह और तेज होता। विक्की भट्ट ने अपने पेट की मतली को दबाया और तेजी से समुदाय की ओर भागा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि वह जमीन पर सिर झुकाए पड़ा है। उसने अपने फ़ोन पर नज़र डाली। हम अब कब्रिस्तान के लिए निकल रहे हैं और आधी रात के बाद ही वहां पहुंचेंगे। वापसी यात्रा के समय को देखते हुए ये कहना कठिन है कि मैं कितने समय में वापस आ पाऊंगा। अगर मैं वापस आऊंगा तो मुझसे बारबेक्यू जैसी गंध आएगी। यदि हस्की को इसकी गंध आ गई तो वह संभवतः घर को फिर से तहस नहस कर देगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। जैसे ही मैंने ये सुना तो मुझे बॉस को ढूंढने जाना पड़ा। हस्की अचानक खड़ा हो गया, तुरंत ऊर्जावान हो गया और अपनी पहल पर पट्टा ले लिया। विक्की भट्ट दंग रह गया। क्या आपको इसे पहनने से नफरत नहीं है? अरे, मैंने पहले कभी आप में इतनी मजबूत आत्म प्रबंधन क्षमता नहीं देखी। कार में बैठ गया। सिम्बा चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गया। मैंने देखा कि विक्की भट्ट फोन उठा रहे थे। उसने अधीरता से अपना रोएदार पंजा आगे बढ़ाया और अपने मालिक के कंधे पर थपथपाया। बल काफी जोरदार था और विक्की भट्ट को झटका लगा। पीछे मुड़कर देखा तो सिम्बा बहुत निराश दिख रहा था। तुम बच्चे तियांगान के खिलाफ विद्रोही हो। पिताजी लड़कियों को उठा रहे हैं। क्या अब आपकी बारी है कि आप पिताजी को काम करना सिखाएं? अरे, आज कटारों की संख्या एक कम हो जाएगी। विक्की भट्ट ने गुस्से में कुत्ते का पंजा अपने से दूर कर दिया। सिम्बा अचानक चिंतित हो गया और चीखने लगा। क्या हुआ? फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति उलझन में था और थोड़ा चिंतित भी था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी और मैं तुम्हें लेने के लिए मचल रहा था। अच्छा कुत्ता, उसके लिए मुझे इतना याद करना कठिन है। ये सुनकर विक्की भट्ट का मुंह खुला का खुला रह गया। अन्य लोगों के पति अपनी माताओं और पत्नियों के बीच संबंधों में मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपके लिए बेहतर है। महिलाओं और कुत्तों के बीच यह मेरे लिए सचमुच कठिन है। 20 मिनट बाद विक्की भट्ट ने बड़ी मेहनत से लड़की के लिए कार का दरवाजा खोला। सोनाली ने लंबी स्कर्ट और ऊंची हील पहनी हुई थी और उनके बाल से लेकर पैर तक बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब से मैंने पिछली बार शराब से भरे चॉकलेट के 2 डिब्बे खाए थे।
वह दिन रात इसके बारे में सोचती रहती थी और इसे भूल नहीं पाती थी। वह भावना कई दिनों तक मेरे मन में घूमती रही, लगभग एक दुस्वप्न बन गई। यदि मिठाई ऐसी है तो उसे बारबेक्यू भी चख कर देखना चाहिए कि उसका स्वाद कैसा है। बेशक अगर वह जगह कब्रिस्तान न होती तो और भी अच्छा होता। रास्ते में दोनों कार में बातें कर रहे थे और सिम्बा कान लगाकर सुन रहा था। जब बात कब्रिस्तान में जाकर बारबेक्यू खाने की आती है, वह आदमी बस लार टपकाता रहा। समय समय पर भेड़िए की आवाज़ आती रहती थी। देर रात होने के कारण ये सचमुच थोड़ा डरावना है। गाड़ी चलाओ, शहर के किनारे तक गाड़ी चलाओ। इससे पहले टैक्सी से उतरते समय विक्की भट्ट ने ड्राइवर से विशेष रूप से पूछा था। ये गंतव्य स्थान वह है जहां सनशाइन एवेन्यू और किशन मिलते हैं। सड़क पर बहुत कम कारें थीं और विक्की भट्ट बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। आधी रात के ठीक बाद हम नेविगेशन स्थान पर पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दुकान लगा रहा है। उसने कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढ ली। दरवाजा खोलें। हस्की, जो अभी अभी झपकी ले रहा था, एक झटके में कार से बाहर कूद गया। सीधे जंगल में भाग गया। वाह 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 वाह। ओह नहीं नहीं नहीं, कुत्ता भाग गया। चलो उसका पीछा करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की कमज़ोर रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए वे दोनों वहां जल्दी से पहुंचे। रात को तेज हवा चली और पत्ते सरसराने लगे। सोनाली के पैरों के नीचे अचानक एक सूखी शाखा आ गई। उसने डर के मारे आह की आवाज़ निकाली और उसका शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। सौभाग्यवश विक्की भट्ट ने तुरंत कार्रवाई की और उसे अपनी बाहों में खींच लिया तथा उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। सोनाली पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अपना सिर उसकी छाती पर टिकाकर मैं उसकी तेज दिल की धड़कन साफ सुन सकता था। जल्द ही सोनाली ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह उसकी बाहों से छूट गई और अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस समय राघव मेहरा सीखें भून रहे थे। जब बारबेक्यू ग्रिल में फल की लकड़ी का कोयला जल रहा हो, ग्रामीणों द्वारा मंगाए गए मांस के सीकों को प्लेट में रखें और उन पर ब्रिसल ब्रश की सहायता से तेल लगाएं। तुरंत ही तेल की तड़कने की आवाज़ सुनाई दी। जिस क्षण से सीकें ग्रिल पर रखी जाती हैं, वे असाधारण हो जाती हैं। इसकी गहरी सुगंध जंगल में फैल गई। अंधेरी रात में हलचल मच गई और फिर तेजी से पूरे कब्रिस्तान क्षेत्र में फैल गई। प्रलोभन इतना प्रबल था कि वहां से गुजरने वाले चमगादड़ भी रुक गए। वह कुछ देर तक हवा में चक्कर लगाता रहा, इस बात पर झिझक रहा था कि क्या उसे रात्रि गश्त छोड़ देनी चाहिए। गांव वाले भी रुक गए और इंतजार करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही वे इसे खा लेंगे। वांग वांग वांग। अचानक दूर से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। अचानक सभी लोग चौंक गए। ये किसका कुत्ता है? ये चुपके से बाहर निकल गया। ये कुत्ता बहुत चिकना और काफी बड़ा है। पहली नज़र में तो आप हमारे गांव के नहीं लगते। किसी स्थानीय व्यक्ति की आंखें नीली कैसे हो सकती हैं? हमें इसे पकड़ना होगा और इसका प्रजनन करना होगा। भीड़ की निगाहों का सामना करते हुए सिम्बा अजनबियों से नहीं डरता। वह राघव मेहरा की दुकान पर पहुंचा। राघव मेहरा, ये कुत्ता अधिक परिचित क्यों लग रहा है? हे भगवान, क्या ये हस्की नहीं है? आपको कब्रिस्तान कैसे मिला? उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन विक्की भट्ट उसे दिखाई नहीं दिया। वूफ वूफ। हस्की ने चंचलता से व्यवहार करना शुरू कर दिया और इस तरह घूमने लगा जैसे वह सही जगह पर हो। उसकी पूंछ प्रोपेलर की तरह घूम रही थी। राघव मेहरा ने खुशी से देखा और अपने हाथों को मुक्त कर उसे पोर्क बेली का एक टुकड़ा इनाम में दिया जो उसने अपने लिए रखा था। हस्की ने इतना खाया कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बाद में पहुंचे विक्की भट्ट ने देखा कि राघव मेहरा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। हे भगवान बॉस, मुझे आपकी बहुत याद आई। ये कहते हुए उसने अनजाने में सोनाली को छोड़ दिया, अपनी बाहें खोल दी और राघव मेहरा की ओर दौड़ पड़ा। सोनाली, राघव मेहरा, शांत हो जाओ, इधर मत आओ, मैं खुली लपटों का उपयोग कर रहा हूँ, उन्हें तुम्हें जलाने मत दो। अध्याय 141। राघव मेहरा की बातें सुनकर विक्की भट्ट शर्म से रुक गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आग से जल गया हूँ, मुख्य बात यह है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। अब आप न केवल सीख खा सकते हैं बल्कि बोनस भी पा सकते हैं। अगर मैं इस मजे को बढ़ाने के लिए खुद को मार भी दूं तो भी कोई बात नहीं। विक्की भट्ट ने कांच के माध्यम से फूड ट्रक के रेफ्रिजरेटर को देखा।
गुलाबी रंग के मेमने के टुकड़े मोटे और दुबले होते हैं और उन्हें पतले लोहे के सीकों से बड़े करीने से सीक पर लगाया जाता है। मोटे चिकन पंखों की त्वचा नाजुक होती है और उनमें छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं। हरे रंग की चाइव की प्रत्येक पत्ती पतली और सीधी होती है, जिसकी सतह पर क्रिस्टल जैसी पानी की बूंदें लटकती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ सीप, बैंगन, बटेर, मक्का आदि भी मिलते हैं। विक्की भट्ट को हर लड़की से प्यार हो गया और उसने एक ही बार में 60 सीख का ऑर्डर दे दिया। फिर उन्होंने एक फ़ोटो ली और उसे वसाआंत विनिमय समूह को भेज दिया। अरे, एक और 500 बोनस हाथ में था। ये तो बस मुफ्त भोजन था। क्या ये लॉटरी जीतने से बेहतर नहीं है? समूह के कई सदस्य जो सोए नहीं थे, वे पागल हो गए। हे भगवान, तुमने बॉस को आधी रात को पकड़ लिया। फेइसी कब्रिस्तान में बारबेक्यू कैसे बेच रहा है? ये तो बहुत ही अपमानजनक है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। भाई, आप कमाल के हैं। आप हर हफ्ते MVP हैं, बेताज बादशाह। रुको, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। मैं भी जाऊँगा। मैं आप लोगों के लिए एक एपिसोड चलाऊँगा, एंटिंग साइंस, द ग्रेवयार्ड बारबेक्यू इंसिडेंट। दूसरी तरफ एक ग्रामीण का घर था। बगल वाले कमरे में सो रही बूढ़ी महिला को इन 2 दिनों से लगातार ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हर आधी रात को हमेशा कुछ सरसराहट जैसी आवाज़ आती रहती है। आवाज़ तेज नहीं है, लेकिन ये लोगों को परेशान करती है। क्या वहाँ कोई चोर हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं लगता। उसने आज रात मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि उसे इस मामले की तह तक जाना है। मैं निगरानी रखना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं अचानक सो गया। जब मैं सो रहा था तो मुझे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। वृद्ध महिला तुरंत जाग उठी, दांत पीसते हुए बिस्तर के पास रखी बैसाखी को उठाया, जिसका उपयोग वह कई वर्षों से करती आ रही थी, और चुपचाप बिस्तर से उतर गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची, मैंने अपने बेटे और बहू को इलेक्ट्रिक कार पर बैठे देखा, और यहाँ तक कि मेरा छोटा पोता भी कार के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हों। बूढ़ी औरत का दिल धड़कने से रुक नहीं सका। रात के बीच में, अगर आप सो नहीं रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? दादी, चलो बारबेक्यू खाने चलें। जब बूढ़ी महिला ने अचानक उससे ये प्रश्न पूछा तो छोटे पोते ने अचानक ये प्रश्न पूछ लिया। बारबेक्यू? बूढ़ी औरत संदिग्ध लग रही थी। मैं रात में बारबेक्यू कहाँ से खरीद सकता हूँ? ये गांव के पीछे वाली जमीन पर है। जब वृद्ध महिला ने अपने पोते की बात सुनी तो वह दंग रह गई। वहाँ बारबेक्यू कैसे होता है? अचानक उसे कुछ याद आया। क्या गांव के पीछे वाली जमीन का टुकड़ा कब्रिस्तान नहीं है? रात को बारबेक्यू के लिए वहाँ जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस पर किसी भूत का साया हो? कहने की आवश्यकता नहीं। वृद्ध महिला ने अपनी भौहें उठाईं, अपनी छड़ी उठाई और उसे अपने परिवार के 2 वयस्कों की ओर घुमाया। उसी समय वह जोर से चिल्लाया, अरे, पीछे हटो, पीछे हटो। चले जाओ, राक्षस और दानव। चले जाओ, राक्षस और दानव। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, अभी उनसे दूर चले जाओ। बूढ़ी औरत चिल्लाई और अपनी छड़ी को जोर से घुमाया, जिससे घुरघुराहट जैसी आवाज आई। अचानक हुई पिटाई से बेटा और बहू इतनी बुरी तरह से पिट गए कि वे दर्द से चिल्लाने लगे। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। हमारे सिर पर मत मारो। हम पर सचमुच कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। वह आदमी अपने हाथों से अपना सिर पकड़े रहा और बचता रहा। महिला ने दया की भीख मांगी। माँ, आप गलत समझ रही हैं, मुझे मारना बंद करो। ये तो बस एक बारबेक्यू है। हमें यहाँ वृद्ध लोगों से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए भौतिक तरीकों का उपयोग क्यों करना पड़ता है? वे दोनों बुरी तरह चिल्लाने लगे और सामने बैठा बच्चा इतना डर गया कि फूट फूट कर रोने लगा। दादी, मुझे मारना बंद करो, मुझे भूख लगी है। छोटा पोता सिसक रहा था, उसका चेहरा आंसुओं और नाक के पानी से ढका हुआ था। क्या भूख लगी है? भूखी आत्माएं, पीछे हटो। भूखी आत्माएं, पीछे हटो। हटो मेरे पोते से। कुछ देर तक उछलने के बाद धूल और गंदगी से सने 2 वयस्कों ने इलेक्ट्रिक बाइक को घर के अंदर धकेल दिया। बच्चे को उसकी दादी ने भी जबरदस्ती वापस ले लिया और उसके एक छोटे हाथ को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसमें चोट लग गई। कुछ मिनट बाद 2 वयस्क और एक बच्चा, प्रत्येक अपने हाथ में भाप से पका हुआ बन पकड़े हुए हैं। बच्चे ने डरते डरते भाप से पकी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया।
मैंने उसे मुंह में रखा और चबाया, लेकिन मैं उसे निगल नहीं सका। उसने अपने बगल में बैठे अपने माता पिता की ओर देखा और उसका छोटा सा चेहरा झुर्रीदार हो गया। दंपति भी क्रोधित दिखे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। मैंने बारबेक्यू के लिए विशेष रूप से जगह बचा कर रखी थी, इसलिए मैंने रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं खाया। किसने सोचा था कि इतनी सारी परेशानियों के बाद उसका ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। ये सूखा और बेस्वाद है, मैं इसे कैसे निगल सकता हूँ। कमरा इतना शांत था कि बाहर कीड़ों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। 3 लोगों का परिवार बस एक दूसरे को देख रहा था। मेरे हाथ में भाप से पका हुआ बन 1000 पाउंड वजन का लग रहा था। नहीं नहीं, एक बारबेक्यू आदमी के रूप में पैदा हुआ, एक बारबेक्यू आत्मा के साथ मर गया। एक बारबेक्यू व्यक्ति बस वहां बैठकर मौत का इंतजार कैसे कर सकता है। कुछ चर्चा के बाद उस आदमी ने अपना फ़ोन उठाया, वीचैट खोला और तुरंत पड़ोसी को संदेश भेज दिया। राघव मेहरा के स्टॉल के बगल में कई ग्रामीणों को पहले ही सीखें मिल चुकी हैं और वे उन्हें खुशी खुशी खा रहे हैं। विक्की भट्ट ने पहले तो खाना नहीं खाया था। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति चिकन पंखों की एक लड़ी उठाता है, उस पर फूंक मारता है और उसे अपने होठों तक लाता है। चिकन विंग को धीरे से काटें और खींचें, आधा मांस हड्डी से अलग होकर आपके मुंह में चला जाएगा। स्वादिष्ट रस अभी भी मेरे मुंह के कोनों पर कांप रहा है। ये देखकर उसका दिल कांप उठा और उसके मुंह में पानी आ गया। चुपचाप मुंह फेर लिया। चारकोल स्टोव पर ग्रिल की एक लंबी कतार थी, जिन पर सीपों को बड़े करीने से ग्रिल किया जा रहा था। सीप के मांस में बहुत सारा पानी होता है। उच्च तापमान पर भूनने पर मांस का रस धीरे धीरे बाहर निकलता है और एक समृद्ध और स्वादिष्ट स्वाद उभरता है। यह एक ऐसी खुशबू है जो लोगों को समुद्र की ताजगी की याद दिलाती है। राघव मेहरा ने धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से सीपों पर लहसुन की चटनी की एक मोटी परत लगाई। सीपों में, जिनकी आधी नमी ग्रिलिंग के कारण खत्म हो चुकी थी, जब उन पर तेलयुक्त लहसुन की चटनी डाली गई तो उनमें से तुरंत ही चटचटाहट की आवाज़ आने लगी। क्रिस्टल सफ़ेद सीप के मांस को लहसुन की चटनी के रंग से रंगा जाता है और मूंगफली के तेल से गीला किया जाता है, जिससे एक आकर्षक चमक प्रकट होती है। विक्की भट्ट अब और नहीं रुक सका, इसलिए उसने अपना मन बनाया और आसमान की ओर देखने लगा। सोनाली तो और भी अधिक अचंभित हो गई। इससे पहले उसे कभी ऐसी सुगंध का अनुभव नहीं हुआ था और उसके पेट से गुड़गुड़ जैसी आवाज़ें आ रही थीं। बॉस, हमारे कबाब कब तैयार होंगे? दूसरा पहलू, ग्रामीण का घर। बगल की बालकनी से एक लंबा बांस का डंडा चुपचाप बाहर निकला हुआ था। उस पर एक उभरा हुआ थैला लटका हुआ था। जैसे ही पड़ोस में रहने वाले बड़े भाई ने धीरे से डंडे को आगे बढ़ाया, थैला हिलने लगा। 2 वयस्क और एक बच्चा इतने भयभीत थे कि वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अच्छा होगा, क्या बैग कसकर बंधा है? इसे गिरने मत देना। बांस का खंभा धीरे धीरे आया। वह आदमी धीरे से आगे बढ़ा और बारबेक्यू का बैग धीरे से नीचे उतार लिया। मैंने बगल वाले आदमी को ओके का इशारा दिया। जोड़ पूरा हो गया है। वे तीनों झुके और चुपके से कमरे में वापस आ गए। फिर उन्होंने राहत की सांस ली। अरे, तुम अपने ही घर में चोर की तरह व्यवहार करते हो। सचमुच उसके जैसा कोई और नहीं है। लेकिन घर की बुढ़िया अंधविश्वासी है। अगर उसे ये बात पता होती तो कल कोई रस्म होती। पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं, बच्चे ने प्रशंसा से कहा। शश, सावधान रहो। दादी, क्या आप अभी भी खाना चाहती हैं? हस्की अपने अगले पैरों से डाइनिंग कार के किनारे पर टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। पूरा शरीर सीधा खड़ा हो गया। कुत्ते की सूंघने की शक्ति मनुष्य की तुलना में लाखों गुना अधिक संवेदनशील होती है। लार ग्रंथियां भी मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक विकसित होती हैं। भुने हुए सीकों की समृद्ध सुगंध ने उसकी इंद्रियों को निर्दयतापूर्वक उत्तेजित कर दिया। लंबी थूथन के बावजूद भी ये लार को रोक नहीं पाता। ये बहुत दुखद है। क्या कोई है जो बेचारे बड़े कुत्ते की आंतरिक दुनिया की परवाह कर सकता है? राघव मेहरा ने सीकों को ग्रिल किया और उन्हें लोहे की प्लेट पर रख दिया। हस्की को लार टपकाते देख जमीन पर एक बड़ा गीला निशान बन गया। मैं मुस्कुराए बिना न रह सका और बोला, छोटे कुत्ते, तुम्हारी सीकें तैयार हैं, जाओ अपने मालिक को बुलाओ। सिम्बा को संकेत प्राप्त हुआ। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा। हे भगवान, हर कोई भोजन का इंतजार कर रहा है।
घर का मालिक एक बड़ा मूर्ख सा था जो रात के अंधेरे आसमान को घूर रहा था। पहचाने बदल क्यों नहीं लेते? अगर ये जिम्मेदारी ले ले तो इस बेवकूफ से तो बेहतर ही होगा। सिम्बा क्रोधित हो गया और उसके गले से धीमी सी चीख निकली। उसने अपने पैर फैलाए और विक्की भट्ट की ओर कूद पड़ा। तीखे कैनाइन दांतों ने उसकी पैंट को बेरहमी से काट लिया और उसे डाइनिंग कार की ओर खींच लिया। अरे अरे बेवकूफ, इतनी जल्दी में क्यों हो? खींचना बंद करो, खींचना बंद करो, तुम्हारी पैंट उतरने वाली है। विक्की भट्ट को होश आया। उसने अपनी पतलून की कमर को कसकर पकड़ा और स्टॉल की ओर चल पड़ा। पास में ही सीख खा रहे ग्रामीण सभी खुशी से हंस रहे थे। ये कुत्ता सचमुच बहुत बुद्धिमान है। जब इसे कटार पर चढ़ाया जाता है और ग्रिल किया जाता है तो यह मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान हो जाता है। हा, मैंने तुमसे कहा था, मेरा फैसला सही है। ये कुत्ता मजबूत और शक्तिशाली है। ये गांव के प्रवेश द्वार पर चोरों को अपने झुंड के साथ पकड़ सकता है। यह उन्हें हर बार काटेगा। हाँ, चलो जल्दी से इसे कुइहुआ, दबाई, लाइफू और कियाओ से मिलने भेजते हैं। विक्की भट्ट ने अपने माथे से पसीना पोंछा। आप ग्रामीणों को प्रतिद्वंद्वी के करीब जाना और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पसंद है ना? क्या किसी की पीठ पीछे शिकायत करना ठीक है? मेरे मुंह पर तुमने कहा कि मैं कुत्ते जितना भी होशियार नहीं हूं। कितना गुस्ताख! चाहे आपको ये कुत्ता कितना भी पसंद हो, इस पर पैर मत रखिए। ये देखकर कि गांव वाले अधिक से अधिक उत्साहित हो रहे हैं, वे सभी सिम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। विक्की भट्ट ने तुरंत उसे रोकने के लिए बात की। मुझे माफ करना सभी को, ये कुत्ता नर है। अगर वह ऐसा करना भी चाहे तो उसके पास हार्डवेयर की सुविधा नहीं है। वांग वांग वांग। विक्की भट्ट ने अभी बोलना खत्म नहीं किया था। किसी कारणवश सिम्बा अचानक बेतहाशा भौंकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात पर बहस कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह चीखना समाप्त कर पाता, उसका मुंह एक बड़े हाथ से दबा दिया गया। इसकी मुख्य विशेषता मैनुअल माइक्रोफोन म्यूट है। जल्द ही विक्की भट्ट ने राघव मेहरा से बेकिंग ट्रे ली और मेज पर आ गया। पन्ना जैसे हरे प्याज के पत्ते क्रिस्टल तेल की बूंदों से ढके हुए हैं। सुनहरे चिकन पंखों से जलने की सुगंध आ रही है और भूरे मटन के सीख तेल से सिक रहे हैं। विभिन्न सीकों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और कोमल मांस के टुकड़ों को सुगंधित मसालों के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया जाता है, जिससे मुंह में पानी लाने वाली समृद्ध सुगंध फैलती है। विक्की भट्ट ने सोनाली और सिम्बा को क्रमशः एक एक कबाब दिया। मैंने अपना ध्यान रसीले और रसदार सीपों की ओर लगाया जो ग्रिल किए गए थे। प्रत्येक सीप चमकदार, मोटा और सेक्सी है। ये लोगों की संगति और रुचि को कैसे नहीं जगा सकता। उसने चॉपस्टिक उठाए और एक मोटा सीप उठा लिया। सीप का मांस खोल से कसकर चिपका होता है और उसे बाहर खींचने के लिए कुछ बल की आवश्यकता होती है। ये बाजार में मिलने वाले इकट्ठे किए गए सीपों से पूरी तरह से अलग है, जो ठंडे सीप के मांस में बार बार इस्तेमाल किए गए सीप के खोल को डालकर बनाए जाते हैं और मांस और खोल चुटकी बजाते ही अलग हो जाते हैं। अपने हाथों में मूल सीप के मांस का वजन और बनावट महसूस करें। विक्की भट्ट ने उस पर फूंक मारी और उसे मुंह में डाल लिया। लहसुन की भरपूर सुगंध सीपों के स्वाद को और भी निखार देती है। सीप का पेट वाला हिस्सा कुरकुरा और मुलायम होता है, जबकि मांस वाला हिस्सा चबाने लायक और लचीला होता है। जब आप एक निवाला खाते हैं तो यह चिकना, कोमल और रसीला होता है। आपकी जीभ की नोक कोमल सीप के मांस में उलझ जाती है, मानो कोई गहरा और जोशीला फ्रेंच चुंबन हो। सीप का मांस खाने के बाद मैंने उसके खोल में तैलीय रस का एक तालाब देखा। विक्की भट्ट ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीप का खोल उठाया, झुककर एक घूंट लिया। इसका रस बेहद मिठास के साथ गले से नीचे उतरता है। जब आप इसे ध्यान से चखते हैं तो इसकी ताजगी हर कोशिका में समा जाती है और ताजगी का एहसास सीधे आपके सिर तक पहुंच जाता है। विजय प्राप्त, पुनर्तः विजय प्राप्त। आधी रात के इस सीप के टुकड़े का मूल्य कौन समझ सकता है? फेई, इसे आजमाओ। सीप का मांस बहुत बड़ा, स्वादिष्ट और भरपूर है। सीपों को मुंह में डालकर निगलने के बाद विक्की भट्ट ने अपने पास बैठी सोनाली को सीपों की सिफारिश करनी शुरू कर दी। सोनाली ने अभी अभी अपने हाथ में रखे मेमने के सीख खाए थे। सुगंधित लहसुन की सुगंध और मोटे मांस वाले सीपों को देखकर मैं अपनी नज़रें नहीं हटा सका और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खाना शुरू कर दिया। एक हल्का सा काट,
सीप के बाहर की कुरकुरी त्वचा और अंदर का कोमल मांस आपके मुंह में फट जाता है। ये रस से भरपूर है और इसकी सुगंध बहुत ही सुगंधित है। कैसा चल रहा है? क्या ये स्वादिष्ट है? सोनाली को आंखें बंद करके चबाते देख विक्की भट्ट खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे। इस सीप की बनावट बहुत घनी है और इसमें लहसुन और ताज़ी सुगंध है। ये सुगंध सीधे तालु, मुंह और नाक तक जाती है और इसका स्वाद बहुत ही सुगंधित होता है। मात्रा, विक्की भट्ट दंग रह गया। औरतें वाकई ज़्यादा नाजुक होती हैं, यहाँ तक कि उनके स्वाद का वर्णन भी कितना अमूर्त होता है। लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से ये भी दर्शाता है कि बॉस के ग्रिल्ड ऑयस्टर वास्तव में अच्छे हैं। इस समय कुछ ही दूरी पर दूर से कई कॉलेज के छात्रों की बकबक की आवाज़ें आ रही थीं। संदीप नायर और उनके साथी वास्तव में अति विलासितापूर्ण बलिदान सामग्री से भरे बड़े और छोटे बैगों के साथ आए थे। पहले बताए गए विला, लग्जरी कारों और सुंदर कागज़ की गुड़ियों के अलावा कागज़ के निजी जेट और लग्जरी क्रूज जहाज़ भी तैयार किए गए थे। पास ही एक स्टूल पर बैठे राहित चाचा किडनी और सीप खा रहे थे। इस पौष्टिक शक्ति ने उसे ऊर्जा से भरपूर महसूस कराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में एक गर्म धारा बह रही हो, जिससे उसे एक हल्की सी स्फूर्ति का एहसास हो रहा हो। राहित चाचा ने आंखें मूंद लीं, नशे में दिख रहे थे। कॉलेज के छात्रों का अतिरंजित प्रदर्शन देखकर मैं अपने होंठ हिलाए बिना नहीं रह सका। ये बहुत बढ़िया है। आप लोग सचमुच उस बूढ़े आदमी का जीवन हमसे भी अधिक रोमांचक बनाना चाहते हैं। आसपास के कई ग्रामीण भी ये दृश्य देखकर दंग रह गए। जैसा कि एक कॉलेज छात्र से अपेक्षा की जाती है, मैं जिस चीज़ के बारे में सोचता हूँ वह विचारशीलता है। ओल्ड मैनकई के भूमिगत जीवन को रंगीन बनाओ। यहाँ तक कि गैस स्टेशनों और हेलीपैडों को भी ध्यान में रखा गया। वैसे क्या आप इसमें से कुछ अपने लिए पहले से जला सकते हैं? वे चारों हंस पड़े, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। ज़रूर, हमें ऐसा करना ही होगा। आपको परेशान करने के लिए माफ़ करना बूढ़े। ये सब हमारे दिल से है। हमें वो सब मिलना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। वे नौजवान सारी चीज़ें ले आए और बहुत ईमानदार थे। राहित चाचा क्या कह सकते थे? स्वाभाविक रूप से उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और इसे गंभीरता से लिया। कहना अजीब है, कल जब से उन्होंने मास्टर मेहरा को एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया था, उनके पिता अब सपने में भूख लगने की शिकायत नहीं करते। उनका मूड अच्छा था और उन्होंने उन्हें मेहमानों के मनोरंजन के लिए कब्र के सामने थोड़ी और शराब रखने का निर्देश दिया। यद्यपि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ये कोई बुरा सपना नहीं है। मास्टर तो मास्टर होता है और वह सचमुच बहुत बुद्धिमान होता है। कुछ मिनट बाद कई लोग कब्र के पास आए और बलि की वस्तुओं को एक एक करके व्यवस्थित करने तथा उन्हें जलाने में व्यस्त हो गए। तेज हवा का झोंका आया और कागज़ की राख पूरे आसमान में उड़ने लगी। देखो, अंकल कई फिर से खुश हैं। वसा आंत विनिमय समूह के कुछ सदस्य तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पीछे की ओर थोड़ी दूरी है। जब उनका सामना किसी कार से होता है तो वे 3 बार चकमा देते हैं। आगे वाली कार भी प्रतिक्रिया में 3 बार बीप करेगी। ये वह गुप्त कोड है जिस पर समूह में चर्चा हुई। रात में वहाँ ज़्यादा कारें नहीं थीं, इसलिए हमने तुरंत ही संगठन को ढूंढ लिया। 1 दर्जन से अधिक कारें एक साथ किसान की ओर दौड़ीं। दृश्य को देखकर यदि आप नहीं जानते तो आपको लगेगा कि वे कब्र पर जाकर नृत्य करने के लिए एक टीम बना रहे हैं। जल्द ही काफिला पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गया। कार पार्क करने के बाद 20 से अधिक लोग बाहर निकले और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। चलो साथ मिलकर विक्की भटवा के स्थान की ओर चलें। बहुत दूर मैंने राघव मेहरा का स्टॉल देखा और वहां लोगों का एक समूह था जो बड़े चाव से खाना खा रहा था। उन सब ने अपनी गति तेज कर दी। दृश्य और अधिक जीवंत हो गया। जब कई हटे कट्टे पुरुषों ने राघव मेहरा को देखा तो उन्हें वास्तव में नाराजगी का एहसास हुआ, मानो उन्होंने अपने लंबे समय से खोए प्रेमी को आखिरकार घर लौटते देखा हो। सभी की आंखें गर्म और दुख रही थीं। बॉस, आप यहाँ क्यों हैं? तुमने हमसे छिपने की बहुत कोशिश की। क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें कितनी मेहनत से ढूंढा? हे भगवान, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। क्या बॉस सचमुच आप ही हैं? बूढ़े भोजनकर्ता एक दूसरे से शिकायतें, लालसाएं, आंसू और शिकायतें लेकर बातें कर रहे थे। स्नेहपूर्ण आरोपों से वहां उपस्थित सभी ग्रामीणों की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखों में गपशप चमकने लगी। ये बहुत बढ़िया है,
यहाँ खाने के लिए बारबेक्यू और देखने के लिए निःशुल्क शो भी है। बहुत ही सार्थक। कुछ भोजन करने वालों ने अपने साथियों को अजीब व्यवहार करते देखा और उनका मजाक उड़ाया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारूं, ये देखने के लिए कि दर्द होता है या नहीं, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं। नहीं, नहीं, बॉस, मुझे कुछ सीखें दे और मेरे मुंह में डालकर देखूं कि वे स्वादिष्ट हैं या नहीं। एक मोटा आदमी आगे आया और मटन की सीखों की ओर इशारा किया जो लगभग तैयार थीं। वह इतना लालची लग रहा था मानो कोई बच्चा हो जिसने कभी दुनिया न देखी हो। जैसे ही ये शब्द निकले, उसके साथियों ने मोटे आदमी को बाईं और दाईं ओर से पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। वाह, तुम बहुत लालची हो, तुम सारी अच्छी चीजें अपने लिए लेना चाहते हो, बाहर निकल जाओ। मोटे आदमी ने हार मानने से इनकार कर दिया और राघव मेहरा के स्टॉल को पकड़ लिया, हिलने से इनकार कर दिया। यदि इसे टाल दिया गया तो मुझे नहीं पता कि मैं कब दोबारा सीख का ऑर्डर दे पाऊंगा। मालिक, मुझे सारे मांस के 5 सीख दे दो। जब कोई बोलता तो उसके पीछे खड़े लोग प्रतिक्रिया देते और एक के बाद एक सीख का ऑर्डर देते। मुझे सीप का एक ऑर्डर, मेमने के 10 सीख और सुअर के पेट के 10 सीख चाहिए। बॉस, मैं चाहता हूँ। ये सुनकर राघव मेहरा घबरा गया। इस सप्ताह एक लंबी अवधि का कार्य होना था। अब जब आप सभी यहाँ हैं तो यह उस समय की तुलना में और भी अधिक व्यस्त है जब मैं कार्य कर रहा था। भगवान जानता है, वह तो बस नमकीन मछली बनना चाहता है। बॉस, क्या हम इस सप्ताह कब्रिस्तान में एक स्टॉल लगा रहे हैं? स्टॉल किस समय खुलेगा और बंद होगा? बॉस, क्या आपको इस सप्ताह 2 दिन की छुट्टी मिलेगी? भोजन करने वालों द्वारा ऑर्डर देने के बाद एक प्रश्न आने लगे। उनके शब्द इतने कुशल थे कि लोग व्यथित हो जाते थे। यदि हमें सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो इसका मतलब है कि हम केवल 2 दिन ही खाना खा पाएंगे। हम इस सप्ताह 12 बजे से 3 बजे तक बिक्री करेंगे। राघव मेहरा ओवन के पास खड़े होकर स्क्रूड्राइवर से सीपों को बलपूर्वक खोल रहे थे, उन्हें कोयले की आग पर खोल के साथ भून रहे थे तथा सभी के प्रश्नों के उत्तर देने में समय लगा रहे थे। भोजन करने वालों की ओर से तीव्र गर्जना की आवाजें गूंज उठीं। वाह, 12 बजे का समय वह है जब इन ऊर्जा सबसे भारी होती है। बॉस, क्या आपके पूर्वज लिन जेंगयिंग हैं? यह ऐसा है जैसे किसी भूत से न मिलने का डर हो। हालांकि चूंकि उन्होंने आने का साहस किया है, इसलिए वे निश्चित रूप से शाकाहारी नहीं हैं। लालची भूत दुष्ट भूतों से नहीं डरते। मालिक, आपका पता भी नारकीय है और समय भी नारकीय। मुझे बॉस का स्थान पता है। मैं आऊँगा चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। कोई बात नहीं, ये सप्ताहांत है और हम निश्चित रूप से इस समय को पार कर लेंगे। दूसरा पहलू, विभिन्न माध्यमों से बॉस को ढूंढने के लिए रिया वर्मा और अन्य लोग दोनों समूहों में शामिल हो गए। आखिरकार आज मुझे बॉस से खबर मिली। साइकिलिंग टीम की सदस्य के रूप में वह हमेशा बहुत बहादुर रही हैं। फ्रैक्चर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने सीधे वरुण मेहता और करण मलिक को वीचैट संदेश भेजकर उन्हें आने और उन्हें लेने के लिए कहा। लेकिन समूह की कुछ बहनें जिनके पास कार नहीं है, वे दयनीय स्थिति में हैं। इस समय वास्तव में वहाँ कोई ड्राइवर नहीं है जो ऑर्डर लेगा। ये बहुत दूर है और ऐसी जगह पर भी मैं बिना कार के वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? हाँ, मुझ में इच्छा शक्ति तो है पर ताकत नहीं। क्या ग्रुप में कोई बहन है जो मुझे लिफ्ट दे सके? मैं पेट्रोल का खर्चा उठा लूँगा। अरे अरे अरे, हम दोनों बहनें बहुत डरी हुई हैं। कार 3 लोगों को ले जा सकती है। अगर आपको सवारी चाहिए तो कृपया साइन अप करें। केवल लड़कियों को ही जाने की अनुमति है। राघव मेहरा के स्टॉल के सामने भोजन करने वाले वृद्ध लोगों का एक समूह उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए एकत्रित हुआ। उनके बगल में उनका परिचित हस्की अपने पंजों से बांस की सीख पर पैर रख रहा था, मांस की सीख को काट रहा था और जोर से खींचकर बड़े स्वाद से खा रहा था। गुडोंग, घटनास्थल से निगलने की आवाजें आ रही थीं। लालची, अरे किसने सोचा था कि एक दिन वे एक कुत्ते से ईर्ष्या करेंगे। आइए फिर से विक्की भट्ट पर नजर डालें। आंखें बंद करके चबाएं, आंखें खोलकर चबाएं, मांस का एक निवाला लें और चबाना जारी रखें। आसमान की ओर देखें और आह भरें, दूसरा निवाला लें और चबाना जारी रखें। बूढ़े भोजनकर्ता ये सब देख नहीं सके और चुपचाप नजरें फेर लीं। तभी उसे एहसास हुआ कि विक्की भट्ट और ग्रामीणों के समूह के अलावा
वहाँ वास्तव में 4 युवा लड़के थे जो कॉलेज के छात्रों की तरह दिख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे मैं उनमें से एक नहीं हूँ। चूंकि मैं वैसे भी खाली हूँ, इसलिए मैं ऊपर जाकर बातचीत शुरू कर सकता हूँ। ग्रुप में आपके उपनाम क्या हैं? आप हमसे पहले यहाँ कैसे आ गए? समूह? कौन सा समूह? क्या आपका कोई समूह है? संदीप नायर और उनके साथियों द्वारा पूछे गए लगातार 3 सवालों ने बुजुर्ग भोजनकर्ताओं को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। मई जा, ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे स्वयं ही यहाँ आए हों? कुछ लोगों के बीच बातचीत के बाद वृद्ध भोजनकर्ता अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक सके। क्या बकवास है? क्या बॉस पहले भी चिकन मोमोज बेचता था? बस आश्चर्य है कि मैं इसे पहले क्यों नहीं ढूंढ सका। पता चला कि वह फुकुजावा मंदिर गया था। मंदिर में जाकर चिकन मोमोज बेचते हैं, मालिक वाकई क्रूर है। ये तो भिक्षुओं के लिए स्पष्ट उकसावा है। मुझे नहीं पता कि चिकन मोमोज का स्वाद कैसा होता है, या इसका स्वाद अच्छा है या नहीं। किसी को कमजोर स्वर में बुदबुदाते देख संदीप नायर ने उत्साह के सिद्धांत के आधार पर उनका परिचय कराना शुरू किया। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसमें संरक्षित मांस और जीरे वाले मटन के साथ उबले हुए बंस हैं, जिनमें ट्रीप और क्रेफिश भरी हुई है, और पफ पेस्ट्री और बैगल्स भी हैं। रुको 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 रुको, कृपया रुको। बूढ़े भोजनकर्ता ने अपने कान ढक लिए और लगभग बेहोश हो गया। मैंने पहले सोचा था कि मैंने जो सुअर की आंतें पहले खाई थीं, वे पहले से ही बहुत अच्छी थीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस उनकी पीठ पीछे इतनी सारी चालें चलेगा। यह इस बात का पता लगाने से भिन्न नहीं है कि आपकी निर्दोष पत्नी गुप्त रूप से ऑनलाइन कुछ गड़बड़ कर रही है। कुछ लोग हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगे, जबकि अन्य शांत नहीं बैठ सके और एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन तली हुई चिकन की आंतें बहुत सुंदर, दृढ़ और स्टाइलिश, गर्म और मसालेदार और सुगंधित होती हैं। आओ आओ, इस फोटो को देखो। इस डर से कि संदीप नायर और अन्य लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बूढ़े भोजनकर्ता ने कॉलेज के छात्र के चेहरे पर चिकन की आंत की खूबसूरत तस्वीर फेंक दी। ये मोटे और रसीले सुनहरे टुकड़े एक आकर्षक आकर्षण बिखेरते हैं, जो वास्तव में लुभावना है। दोनों पक्षों ने कहा कि वे रोना चाहते थे। दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की पसंदीदा चीज का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला। शायद यही दुनिया का फर्क है। लाल गर्म फल की लकड़ी का कोयला ओवन में चुपचाप जल रहा था। स्क्विड के तंतुओं को बांस की छड़ियों पर लगाया गया और ग्रिल पर बार बार पकाया गया। शुरुआत में एक सिजक जैसी आवाज हुई और भाप का गुबार उठा। धीरे धीरे इसका रंग लाल रंग के संकेत के साथ हल्के पीले रंग में बदल गया, और फिर पकाने पर यह नाशपाती के पीले रंग में बदल गया। जब ये 60% पक जाए तो इस पर बारबेक्यू सामग्री छिड़कें। फिर इसे पलट दें और 2 बार ग्रिल करें, और एक सुगंधित और मसालेदार सुगंध आपके चेहरे पर आएगी। जल्द ही स्क्विड के स्पर्शक टेंटेकल्स को ग्रिल कर दिया गया। वे सभी लोहे की प्लेट पर आज्ञाकारी ढंग से लेट गए, राघव मेहरा के नमस्ते कहने का इंतजार किए बिना। अग्रिम पंक्ति में भोजन करने वाले लोग भेड़ियों और बाघों की तरह आगे बढ़े और भोजन को आपस में बांटना शुरू कर दिया। यहाँ केवल कुछ ही फोल्डिंग कुर्सियाँ और स्टूल हैं। आप कब्र पर बैठकर खाना नहीं खा सकते। लोगों के एक समूह के पास फूड ट्रक के चारों ओर खड़े होकर या उकड़ू बैठकर सीख खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे नहीं पता कि बॉस ने किस तरह का मसाला इस्तेमाल किया है, लेकिन ग्रिल्ड स्क्विड टेंटेकल्स बहुत सुगंधित हैं। जब आप इसे काटते हैं तो ये ठोस और चबाने योग्य होता है, तथा इसकी बनावट मधुर होती है, कोमल और चबाने योग्य। आप मूंछों पर उभरे छोटे कणों का सूक्ष्म स्पर्श स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। ये कुछ छोटे मालिश वाले स्थानों की तरह है, जो जीभ की नोक को एक अलग तरह की उत्तेजना प्रदान करता है। मांस के सख्त रेशे दांतों के बीच खींचते हैं, जिससे एक खास मछली जैसी खुशबू आती है। जितना ज्यादा आप चबाएंगे, उतना ही ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। यह इतना सुंदर है कि स्वयं को इससे अलग करना कठिन है। आह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बॉस, मुझे स्क्विड टेंटिकल्स के 10 और सीख दे दो। आधी रात को यहाँ आना वाजिब है। अफसोस की बात है कि मैं रात का खाना खा चुका हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आने से पहले ही उल्टी कर देता। पलक झपकते ही चबाने, चिल्लाने, नशे, रोने, बात करने और लड़ने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। आधे घंटे बाद
विक्की भट्ट की मेज पर रखी सारी सीखें खा ली गई हैं। सोनाली के लिए यह पहली बार था कि उसने इतने स्वादिष्ट और सबसे लजीज सीख का स्वाद चखा। वह खाने में पूरी तरह से तल्लीन था, सीख का आखिरी निवाला चबा रहा था और उसे निगलने में हिचकिचा रहा था। ये देखकर विक्की भट्ट बारबेक्यू स्टॉल पर भागा और दूसरा ऑर्डर दिया, फिर वापस आकर सोनाली से गर्व से कहा, अरे, जियांग उलझन में है। सोनाली का मुंह मिर्च की चटनी से भरा हुआ था, जिससे वह किसी देवी की तरह कम दिख रही थी। स्वादिष्ट, वाह कितना स्वादिष्ट। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और वह बहुत प्यारी लग रही थी। विक्की भट्ट ने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। एक क्षण में एक हल्का सा विद्युत प्रवाह उसकी छाती से होकर गुजरा। इस अच्छे समय में जिस लड़की में आप रुचि रखते हैं, उसके साथ मिलना और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना वास्तव में एक अद्भुत बात है। विक्की भट्ट उसे घूर रहा था, उसका गला रुंध गया। मैं अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने सूखे होंठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने एक टिश्यू निकाला और सोनाली का मुंह पोंछने के लिए उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। डाइनिंग कार की मंद रोशनी में सब कुछ बहुत सुंदर और गर्म है। इस बार सोनाली ने शायद ही कभी अपना सिर दूसरी ओर घुमाया। इसके बजाय वह थोड़ा संयमित रहे और इस भावुक प्रेम का आनंद लिया। एक ही समय पर उसके बगल में बैठे हस्की ने अपनी जीभ को मुंह की नली पर कई बार आगे पीछे किया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह बिना पलक झपकाए विक्की भट्ट और अन्य लोगों को घूर रहा था। 1 मिनट बाद इस आदमी ने अपने पंजे हटा लिए और चला गया। आखिरकार एक परिपक्व बड़े कुत्ते के रूप में आपको समझदार होना ही होगा। अप्रासंगिक कार्मिकों को आवश्यक होने पर छोड़ने की पहल करनी चाहिए तथा उन्हें परेशान करने वाले प्रकाश बल्ब की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालिक गलत नहीं है। सिम्बा की नीली आंखें, जो ज्ञान से भरी थीं, भीड़ को देख रही थीं। सही प्रायोजक की तलाश है। अंततः उनकी नज़र 4 कॉलेज छात्रों पर पड़ी। उनकी प्लेटों में अधिक मांस था। ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और लगातार बक-बक करते रहे। सामान्यतः कहा जाए तो ये युवा बहुत प्यारे होते हैं और इस तरह के प्यारे बड़े कुत्तों को पसंद करते हैं। जब आपको लगे कि यह सही है, तो इसे करें। हस्की जितनी जल्दी हो सका लक्ष्य की ओर दौड़ा। संदीप नायर और अन्य लोग पहले तो दंग रह गए। फिर मैंने हस्की की पीठ पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए उसे धीरे से सहलाया। मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ। हस्की ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने मुंह के कोनों से कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ें निकालीं। वह नशे में लग रहा था। ये देखकर कि चारों लोगों का उसे खाना खिलाने का कोई इरादा नहीं था। वह योजनाबद्ध तरीके से उनकी ओर झुकी। उसकी बर्फीली नीली आंखें रोशनी से चमक रही थीं। इस दयनीय छोटी सी नज़र का विरोध कौन कर सकता है? निश्चित रूप से कई लोगों की सांसें रुक गईं और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, हे भगवान, इतना प्यारा हस्की कैसे हो सकता है? उन्हें यह नहीं पता था कि इस हस्की का भोजन और पेय पदार्थों के मामले में धोखाधड़ी करने का इतिहास रहा है। वह सोचता था कि वह इतना सुंदर और आकर्षक है कि हर कोई उससे प्यार करता है। इसलिए जैसे ही संदीप नायर और अन्य लोगों ने सिम्बा के मुंह के कोनों से पानी टपकता देखा, उनका दिल पिघल गया। जो कुत्ते बिगड़ेल बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी किस्मत अच्छी होती है। एक प्यारे बड़े कुत्ते को कबाब खिलाने में क्या बुराई है? आउटिल्ड सफलतापूर्वक मुफ्त में खाया गया। सिम्बा ने संदीप नायर द्वारा दी गई मेमने की सीख को खाया और बहुत खुश हुआ। दूसरा पहलू, जब विक्की भट्ट ने आवाज़ सुनी तो उसने लड़की से अपनी नज़रें हटा लीं और एक तरफ देखने लगा। ठीक है, वह बेवकूफ़ कुत्ता कहाँ है? दौड़ा। अरे बाप रे, क्या ये सीढ़ी चढ़ना है? इस क्षण हस्की के सिर पर दोनों कान तुरंत खड़े हो गए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक आदमी और एक कुत्ता एक दूसरे को देख रहे हैं। विक्की भट्ट ने वास्तव में कुत्ते के चेहरे पर अपराधबोध, घबराहट, ग्लानि और टालमटोल के भाव देखे। अगले सेकंड सिम्बा ने निर्दयतापूर्वक अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और सीख खाना जारी रखा। कुत्ते हमेशा ऊंची जगहों पर जाते हैं, बुरे नहीं लगते। तुम्हारी छेड़खानी में खलल न डालना मेरी आखिरी मेहरबानी है। कुछ मिनट बाद विक्की भट्ट ने मांस के कुछ ताजे भुने हुए सीख लिए और जानबूझकर एक चक्कर लगाया तथा ऐसा दिखावा किया कि वह हस्की के पास से यूं ही गुजर गया। वाह, पिताजी के घर पर भोजन का समय हो गया है। बिना कुछ सोचे समझे हस्की कूद पड़ा।
वूफ वू टिल्ड, मैं तो बस उनके साथ खेल रहा हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। स्टॉल बंद करने के बाद राघव मेहरा दोपहर तक सोता रहा और फिर जाग गया। हाल ही में मेरा काम और आराम का कार्यक्रम बहुत ही अव्यवस्थित रहा है। यदि मैं पर्याप्त नींद भी ले लूं तो भी मुझे थोड़ी थकान महसूस होती है। लेकिन मैं अब भी स्कूल के बाद अनाया मेहरा को लेने जाता हूं, अगर संभव हो तो। 2 घंटे बाद एक बड़ी काली एसयूवी घर की ओर तेजी से जा रही थी। अनाया मेहरा द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई एक छोटी घंटी कार में रियरव्यू मिरर के नीचे लटकी हुई है। जब भी वाहन मोड़ लेता है तो छोटी घंटी धीरे से हिलती है, जिससे स्पष्ट और मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। पिछली पंक्ति। अनाया मेहरा की सीट के बगल में एक कुत्ते का सामान रखा हुआ है। कुत्ते की कमर पर सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। इस उम्र का कौन सा बच्चा रोएदार चीजें पसंद नहीं करता। इसके अलावा वह उसका दोस्त है जो हमेशा यात्रा में उसके साथ रहता है। अनाया मेहरा ने खुशी से अपने पैर हिलाए, अपने छोटे हाथ फैलाए और गुड़िया के छोटे पंजे पकड़ लिए। चलो एक साथ सवारी करते हैं और एक साथ घर जाते हैं टिल्ड। राघव मेहरा ने कार के रियरव्यू मिरर से इस हृदयस्पर्शी दृश्य को देखा। उसके होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने कार का स्टीरियो चालू किया और एक खुशनुमा बच्चों का गाना बजने लगा। एक पग टिल्ड दरवाजे पर बैठा टिल्ड, अनाया मेहरा खुशी से गाती रहीं। काली आंखें टिल्ड, मांस की हड्डियां खाना चाहती हैं टिल्ड। गाते हुए उसने गुड़िया को खींचा और उसकी प्यारी जुड़वां चोटियां जीवंत रूप से लहराने लगीं। कार के अंदर बच्चों की मधुर और कोमल आवाजें लगातार आ रही थीं। घड़ी में अभी रात के 11 बजने का संकेत था। उदास कब्रिस्तान में पहले से ही कोई मर चुका है। तभी पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं दंग रह गया। हे भगवान, क्या हम साथ जाने के लिए सहमत नहीं हुए थे? तुम लोग पहले यहाँ आ गए तो अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? क्या ये इतने घुंघराले हैं? सचमुच आपके समूह के सदस्य आपके करीब हैं, लेकिन आप उनके साथ छल कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे ही खेलना चाहते हो तो मैं यहीं रहूंगा। मुझसे ज्यादा पागल कोई नहीं है। साथ मिलकर यात्रा करने के समझौते को निर्दयतापूर्वक तोड़ा गया। लोगों का एक समूह परेशान दिख रहा था। जो लोग जल्दी आ गए थे वे बस हंसने लगे। मुझे डर है कि अगर बहुत अधिक लोग होंगे तो पर्याप्त भोजन नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। ये सही है, भूत कुछ भी नहीं होते। अगर मैं सचमुच बारबेक्यू नहीं खा सकता तो मेरी नाराजगी भूतों से भी ज्यादा होगी। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग कब्रिस्तान में प्रवेश करते गए, राघव मेहरा जल्दी जल्दी चले और अंततः ठीक 12 बजे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमने स्टॉल पर लंबी कतार देखी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अच्छे मूड में इन लोगों का अभिवादन किया। सुप्रभात टिल्ड। अरे सुप्रभात बॉस। सुबह सुबह सुबह। ये गुड मॉर्निंग सचमुच बहुत अच्छे हैं। सुबह जल्दी कैसे न हो? सुबह जल्दी ही दिन की शुरुआत होती है। कतार में खड़े कुछ लोग कंपनी में ओवरटाइम काम करने के बाद जल्दी से वहां पहुंचे थे। वे सभी स्तब्ध थे, अपनी आंखें खोलने में असमर्थ थे और लगातार जम्हाई ले रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो इसे इसी तरह बनाते रहिए। मुझे सचमुच डर है कि एक दिन मैं अपने बॉस के स्टॉल के सामने अचानक मर जाऊंगा। लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। जब स्वादिष्ट भोजन की बात आती है तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। हमें इस उबाऊ और निराशाजनक जीवन में कुछ मिठास जोड़ने के लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार करना होगा, है ना? राघव मेहरा को स्टॉल लगाने की तैयारी करते हुए देखिए। भीड़ में शामिल हस्की उन पर बुरी तरह टूट पड़ा। ये चीज़ वाकई अजीब है जो 1.9 मीटर लंबे आदमी को जबरदस्ती मौके से कूदकर चूम सकती है। राघव मेहरा सीधे तौर पर डर गए। हस्की स्टॉल पर आया और भौंकने लगा। कहने की जरूरत नहीं कि मुझे पता था कि वह यहाँ सीख मांगने आया है। राघव मेहरा ने कंजूसी नहीं दिखाए और उसे चबाने के लिए कच्चे मेमने की एक सीख दे दी। फुफकार, उफ, इंसान तो कुत्तों से भी बदतर हैं। कतार में खड़े भोजन करने वाले लोग ईर्ष्या से पागल हो रहे थे और अपने होंठ चटका रहे थे। ये कुत्ता अपने मालिक से विशेष रूप से प्यार करता है, ये बहुत सुंदर है। मालिक, मैं आप पर 2 बार भौंक चुका हूँ, कृपया मुझे एक सीख दे दीजिए। मैं इसे कच्चा खा सकता हूँ। बस मुझे थोड़ी सी चटनी बनाने में मदद कर दीजिए। चले जाओ, अगले जन्म में कुत्ता बनना।
इस जन्म में तुम कुत्ता बनने के योग्य नहीं हो। अरे, कुत्ते से ईर्ष्या करने का कोई मतलब नहीं है, तुम उसे उससे छीन नहीं सकते। राघव मेहरा ने भोजन करने वालों को शोर मचाते हुए देखकर हंस दिया। राघव मेहरा मटन की सीखें हाथों में लिए उन्हें रैक पर आगे पीछे सेक रहा था। मटन की चर्बी टपक रही थी और थोड़ी ही देर में लाल और सफ़ेद मटन पारदर्शी सुनहरे पीले रंग में बदल गया, जो कुरकुरा और चमकदार था। चिकन के पैरों की त्वचा में मौजूद वसा भी भून गई और सिजलिंग ध्वनि के साथ नीचे गिर गई, जिससे कोयले की आग टिमटिमाने लगी और लपटें चिकन की त्वचा को गुदगुदाने लगीं, जिससे वह कुरकुरा और झुलस गया। इसे देखने मात्र से ही भूख बढ़ जाती है और लार टपकने लगती है। आधा घंटा बीत गया, आगे बहुत अधिक लोग नहीं चल रहे थे। इसके अलावा मौसम भी अच्छा नहीं था और रात में तेज हवा चल रही थी। भोजन करने वाले भूखे, थके और नींद से भरे हुए थे और उनके खाली पेट लालच से भरे हुए थे और गुड़गुड़ाहट की आवाज़ें कर रहे थे। हे भगवान, दुष्ट कब्रिस्तान बारबेक्यू योजना शुरू हो गई है। इसे सहन करना बहुत कठिन है। बॉस, मेमने, मटन, पोर्क कार्टिलेज, पोर्क बेली, चिकन विंग्स, चिकन गिजर्ड और स्क्विड प्रत्येक के 20 सीख। अंत में पंक्तिबद्ध होकर आगे आए भोजनकर्ताओं की नज़रें ग्रिल्ड सीखों की चमकदार श्रृंखला पर टिकी रहीं। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह लगभग लार टपका रहा था। और भी कई। राघव मेहरा ने उसे बीच में टोकते हुए टीम के पीछे देखा। वाह, फिर से बहुत सारे लोग आ गए। प्रगति की वर्तमान दर को देखते हुए, यदि खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तो पीछे बैठे लोग संभवतः बिना कुछ खाए पिए केवल असहाय होकर यह सब देखते रह जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति 20 सीख तक सीमित है। ये सुनकर भोजनकर्ता शांत रहा। आखिरकार वह मानसिक रूप से तैयार तो था। अगर खरीदने की कोई सीमा है तो ठीक है, जब तक वह खा सके, ठीक है। लेकिन उसके पीछे बैठे भोजनकर्ता शांत नहीं थे। 20 सीखें पर्याप्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि खरीद की सीमा प्रति व्यक्ति 50 सीखें होनी चाहिए। यह आवाज़ चिल्लाकर कही गई। कई लोगों ने भी ऐसा ही किया और जयकारे लगाने लगे। जब राघव मेहरा ने यह सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उसे घूर कर देखा। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। आप बॉस हैं या मैं बॉस हूँ? मैं ये स्टॉल तुम्हें दे दूंगा। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अरे, 20 सीखें ठीक हैं, मुझे चाहिए। भोजन करने वाले लोग अभी भी डरे हुए थे। वह चुपचाप अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगा। अफसोस, कितने दुख की बात है, अभी भी बहुत सारे कटार ऐसे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। बॉस द्वारा तैयार की गई सामग्री अभी भी बहुत कम है। ये पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। 1 और घंटा बीत गया। ये देखकर कि वहाँ ज़्यादा खाना नहीं बचा है, भोजन करने वाले लोग थोड़े चिंतित हो गए। कहो, क्यों न हम ज़मीन में से केंचुओं को खोदकर भून लें? हे, ये बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि बॉस सू द्वारा संसाधित गुप्त केंचुए कुरकुरे होंगे और उनमें चिकन का स्वाद होगा। तो फिर क्यों न कुछ कनखजूरे, बिच्छू, मकड़ी, सांप और टोड भी भूनकर पकड़ लिए जाएं, ताकि 5 जहरीले जीव पूरे हो जाएं। हर चीज़ को ग्रिल किया जा सकता है, जिसमें झींगुर, मैंटिस, टिड्डे और टिड्डे भी शामिल हैं। मधुमक्खी का प्यूपा असली राजा बम है। जैसा कि कहा जाता है, अगर मैं एक दिन में 3000 छोटे सिकाडा खा सकता हूँ, तो मैं हमेशा के लिए अपने गृहनगर का मूल निवासी बनकर खुश रहूँगा। भोजन करने वाले लोग प्रतीक्षा करते समय एक दूसरे से बातें करते रहे। उसका यह मतलब नहीं है। कुछ ग्रामीण जो देर से पहुंचे थे, उन्होंने ये स्थिति देखी। यदि अब रिहर्सल शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। चर्चा सुनकर मेरे मन में कुछ बुरे विचार आने लगे। हालांकि वे कीड़ों के लिए भोज की योजना नहीं बना रहे थे। हालांकि मैंने सुना है कि वे चीज़ें बहुत स्वादिष्ट, प्रोटीन से भरपूर और कुरकुरी होती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे खाने की हिम्मत नहीं करते। यदि आप उन्हें खाना भी चाहें तो देर रात को कीड़े घास, चट्टानों की दरारों, जमीन के गड्ढों आदि में छिपे रहते हैं। घोर अंधकार के कारण दृष्टि सीमित हो गई तथा उसे ढूंढना कठिन हो गया। हालांकि इससे उनके दिमाग खुल गए। क्या इस गांव में भोजन ही उनका गृह क्षेत्र नहीं है? बस टॉर्च जलाएं और उसे खेत की ओर चमकाएं। क्या ये सब सामग्री नहीं है? ये बहुत सारी हैं। चमकदार सतह वाली वह बैंगनी काली चीज़ बैंगन है। रैक पर झरने की तरह लटकती हुई फलियों की पंक्तियां लोबिया हैं। मकई के भुट्टे पंक्तियों में सीधे खड़े हैं। गांव में खाने को कुछ न होने की चिंता जैसी कोई बात नहीं है।
कई ग्रामीणों ने एक दूसरे की ओर देखा, चुपचाप कुछ नहीं कहा और खुद ही खेतों की ओर भाग गए। वर्षों के अनुभव और सीख ने उन्हें सिखाया है कि इसके बारे में जितने कम लोग जानते हैं, यह उतना ही सुरक्षित है। देर रात को ग्रामीण सड़क के किनारे आकृतियां झूम रही थीं। कीड़ों की चहचहाट की आवाज़ें एक के बाद एक सुनाई देती हैं, और कभी कभी आप दूर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। जब वे खेत पर पहुंचे तो कई ग्रामीण तुरंत काम में जुट गए। हरे रंग के सलाद के पत्तों को जड़ों सहित उखाड़ लें, मिट्टी को झाड़ दें और उन्हें टोकरी में रख दें। फिर मैंने बैंगन तोड़े, लोबिया तोड़ी, मकई के दाने तोड़े और आलू खोदे। उनमें से प्रत्येक का मुख पृथ्वी की ओर है और उनकी पीठ अंधकार की ओर है। कुछ समय तक काम करने के बाद मुझे लगा कि अब मैं पर्याप्त भोजन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने काम बंद करने का निर्णय लिया। केवल शाकाहारी भोजन खाना ठीक नहीं है। एक ग्रामीण की नज़र उन मुर्गियों पर पड़ी जो उसके अपने घर में पैदा हुई और पली बड़ी थीं। रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ पर टॉर्च की रोशनी डालें। पेड़ों पर उगने वाली मुर्गियां गहरी नींद में सो रही थीं और अपनी इस स्तब्धता में उन्हें लगा कि अब भोर हो गई है। लेकिन तभी अचानक एक जालीदार थैला नीचे आया और उसे ढक दिया। मुझे सफलतापूर्वक चुन लिया गया। मूल ऐसा नहीं है कि दिन शुरू हो गया है, बल्कि ऐसा है कि दिन समाप्त हो गया है। अन्य मुर्गियां डर से कांप रही थीं। क्या आप हमें कल सूरज देखने नहीं देंगे? वह भागने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा था कि अचानक उसे पकड़ लिया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीणों को लगता है कि एक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। एक क्षण के लिए गांव के कई घरों के पिछवाड़े रोशनी से जगमगा उठे। मैं नहीं जानता कि इस बार नरक के राजा का रोल कॉल किस बेचारे जानवर की ओर मुड़ गया है। फिर भी आज की रात मुर्गी पालकों के लिए सामूहिक कष्ट का दिन है। कई ग्रामीणों ने तो अपने रेफ्रिजरेटर के नीचे रखे स्टॉक को भी खंगाल डाला। यदि और कुछ नहीं तो वहां ढेर सारा पोर्क बेली है। जल्द ही मुझे खाने के लिए सुनहरे और सुगंधित मांस के टुकड़े मिलने का विचार मुझे खुश कर देता है। वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने सामग्री को कुशलतापूर्वक संसाधित किया। सब कुछ साफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वे सभी राघव मेहरा की ओर दौड़े। मैं अभी अभी स्टॉल पर पहुंचा था और बॉस से बात करने का समय नहीं मिला। अग्रिम पंक्ति में खड़े वृद्ध भोजनकर्ता तुरंत क्रोधित हो गए। उसने रोकने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोला, मुझे माफ़ करना, हमने अभी अभी फ्रिज में रखी सीखें बेच दी हैं और बॉस के ग्रिल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। कृपया कल फिर आइएगा। राघव मेहरा तेल लगा रहे थे और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने अपनी पलकें ऊपर उठा लीं। लड़के, ये सब मेरे शब्द हैं। अब जब आप लोगों की बात समाप्त हो गई है तो मैं ग्रिलिंग सीखों पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कई गांव वाले हंस पड़े। हा, अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो मेरे पास है। देखिए, सब्जियां धोकर ले आई हैं। बॉस, मैं आपको कुछ अतिरिक्त पैसे दूंगी और इन सब को ग्रिल करने में मेरी मदद कर दूंगी। तभी भोजन करने वालों को ध्यान आया कि वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही सब्जी की टोकरी खोली गई, सभी लोग दंग रह गए। ये ताज़ा चिकन टुकड़ों में कटा हुआ, लाल और सफ़ेद पोर्क पेट स्लाइस में कटा हुआ, रसदार सब्जियां चमक रही हैं। वाह, आप सचमुच इस तरह खेल सकते हैं। धिक्कार है। किसने कहा कि बहादुर लोग पहले दुनिया का आनंद लेते हैं? मैं तो खेत में कुछ कीड़े पकड़कर भूनने की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने तो पहले ही सामग्री तैयार कर ली है। कितना घटिया क्रियान्वयन है। बॉस, क्या ये ठीक है? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। सबकी निगाहें राघव मेहरा पर टिकी थीं जो सॉस लगा रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने आधी रात तक लाइन में खड़े होकर इंतजार किया और अंततः 3 खरबूजे और 2 खजूर खरीदे। जब गांव वाले पहुंचे तो उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बड़ी टोकरी थी। यदि यह सफल हो गया तो संभवतः मेरे गाल सूज जाएंगे और मैं ईर्ष्या से मर जाऊंगी। हालांकि यदि यह मिसाल सचमुच कायम हो जाए तो हम भविष्य में भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आप जी भरकर खा सकते हैं और अब आपको खरीद प्रतिबंधों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राघव मेहरा ने ग्रामीणों के हाथों में सब्जी की टोकरियां देखीं, उनका मुंह खुला का खुला रह गया और वे दंग रह गए। आप लोग सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। अपने साथ मांस और शाकाहारी दोनों प्रकार की सामग्री लेकर आएं, ये काफ़ी स्वादिष्ट है। क्या ये खुद को ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर करने की गति है? वह इस बात से सहमत नहीं हो सकता।
यदि आप सचमुच अपना मुंह खोलेंगे तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे खेद है, हम इसे संसाधित नहीं कर सकते और हमारे पास ज़्यादा मसाला भी नहीं है। कई ग्रामीण निराश थे। हमने मजे के लिए भेड़ और मवेशियों का मांस पकाने और 300 कप पीने पर सहमति जताई। मैं सामग्री और शराब लेकर आया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप ग्रिलिंग में मदद नहीं करना चाहते। क्या करें? वे मुर्गियां तो पेड़ों से तोड़ी गई थीं, वे व्यर्थ नहीं मर सकतीं। एक ग्रामीण फूड ट्रक के सहारे झुका हुआ था और ग्रिल पर चिकन विंग्स को तड़पते और तेल से टपकते हुए देख रहा था और वह रोने वाला था। मालिक, क्या आप हमें कुछ कोयला बेच सकते हैं? आसपास के कई ग्रामीणों की आंखें चमक उठीं और वे भी रोने और शिकायत करने के लिए आगे आ गए। बॉस, हम आधी रात को यहाँ आए और हमें सीख भी नहीं खाने को मिली। हमने चिकन भी मार डाला। हम ऐसे ही वापस नहीं जा सकते। हाँ, बिना खाए घर जाने का कोई मतलब नहीं है। बॉस, आपको कितना चाहिए? कुछ ग्रामीणों ने तुरंत भुगतान कोड स्कैन कर लिया, जिससे उन्हें मना करने का कोई कारण नहीं मिला। राघव मेहरा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ग्रामीण इतने आदी होंगे। यदि आप कबाब नहीं खा सकते तो आत्मनिर्भर बनिए, है ना? ठीक है, ठीक है। आप लोगों को शांत रहना चाहिए और इस कब्र को खराब नहीं करना चाहिए। राघव मेहरा काफ़ी देर तक हिचकिचाते रहे, लेकिन अंततः मान गए। कई गांव वाले बहुत खुश हुए और उनसे कुछ बांस की छड़ियां खरीद लीं। हम सभी ग्रामीण इलाकों से हैं, इसलिए खुले में आग जलाना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आसान है। जब बात बारबेक्यू की आती है तो हर कोई इसे कर सकता है। मांस को घेरने के लिए कुछ पत्थर ढूंढें, इसे चारकोल की आग पर रखें और सरल बारबेक्यू स्टाल तैयार है। इसे कुछ बार उलट पलट कर देखें और जब ये पक जाए तो आप इसे खा सकते हैं। ब्रेक का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग थोड़ा आराम करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर वापस आ गए। 10 मिनट से अधिक समय बाद कई ग्रामीणों को अंततः समझ में आ गया कि आयाम न्यूनीकरण हमले का क्या मतलब है। हे भगवान, मैं जो सब्जियां भूनता हूं वे या तो उबली हुई सब्जियों की तरह बहुत नरम होती हैं या फिर जलाऊ लकड़ी की तरह बहुत सूखी। मैं उनकी गर्मी पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाता? ये सही है। बॉस ने इसे ऐसे पकाया था कि यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। मेरा बाहर और अंदर से जला हुआ था, इसलिए इसका स्वाद कठोर था। मैंने इसे बहुत कम पकाया था, इसलिए अंदर से पका नहीं था और इसमें खून लगा था। कई लोग अधिक खाने के कारण अधिक से अधिक उदास होते चले गए। स्वादिष्ट सीख बनाना बहुत कठिन है। मुझे पहले कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा चूजी हूँ। थोड़ी देर के लिए कई जोड़ी उत्सुक निगाहें राघव मेहरा पर टिकी थी, जो अपना काम खत्म करके जाने ही वाला था। बॉस, जल्दी मत जाए। जियांगू को तुरंत मदद की ज़रूरत है। कृपया हमें कुछ सलाह दीजिए। राघव मेहरा को सभी ने घेर लिया और वह चारकोल की आग के ढेर की ओर चल पड़ा। कुछ बार नीचे देखने के बाद वह असहाय होकर मुस्कुराया। सबसे पहले, सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। सुअर का पेट ऐसा होना चाहिए जिसके बीच में चर्बी और दुबला मांस हो। बैंगन भी छोटा और मोटा होना चाहिए, पतला और लंबा नहीं। सुअर के पेट को काटते समय उसे रेशों के साथ तिरछा काटना सबसे अच्छा होता है। चिकन की त्वचा से जितना हो सके उतने सफ़ेद टेंडन निकालने की कोशिश करें। आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें पानी में भिगोना ज़रूरी है। ग्रिल्ड करने से पहले मांस को मैरिनेट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चिकन विंग्स को नींबू पानी में भिगोया जा सकता है और मांस को अधिक कोमल बनाने के लिए स्टार्च छिड़का जा सकता है। जहां तक टॉपिंग की बात है, मैंने आपकी रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए हैं। आप बस मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर, 13 मसाले डालकर इसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। ग्रिल्ड सीकों को पलटने के भी कुछ नियम हैं। उदाहरण के लिए, पोर्क बेली के ये सीक बहुत तैलीय होते हैं। जब इनमें बुलबुले उठने लगे तो आपको इन्हें पलटना होगा। राघव मेहरा अभी भी लगातार बोल रहा था। गांव वालों के सिर चकरा रहे थे और वे दुविधा में थे। इसे सीखना शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि यदि मुझे किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो मैं इसमें निपुणता प्राप्त कर सकूंगा। सीखने के बाद सिर्फ मैं तो बेवकूफ़ हूँ। उन्होंने कहा कि वे कुछ साधारण मसाले ही डालेंगे, लेकिन उन्होंने 1 दर्जन से अधिक प्रकार के मसाले सूचीबद्ध कर दिए।
हम देहाती लोग खाना बनाते समय सिर्फ नमक और एमएसजी का इस्तेमाल करते हैं। 13 मसाले खरीदना बहुत खास माना जाता है। रहने भी दो। कई लोगों ने अपना सिर हिलाया। बारबेक्यूइंग के लिए संभवतः प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ये बहुत दुखदाई है कि इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद अंत में कुछ ऐसा मिले जिसका स्वाद अच्छा ना हो। संयोग से यह सप्ताहांत धूप वाला था। इन 2 दिनों में भोजन करने वाले लोग रात में एक ही बार भोजन कर रहे हैं। वे सभी कब्रिस्तान की ओर दौड़े। रविवार रात 7 बजे कई ग्रामीणों ने रात के भोजन के कुछ निवाले खाए और जब उनके पास करने को कुछ नहीं था तो वे रात के खाने का इंतजार करने के लिए टहलने निकल पड़े। वे सभी बहुत सारे उपकरण लेकर आए और सीधे कब्र पर महाजोंक खेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात धीरे धीरे ढलती है, गांव वालों में जरा भी घबराहट नहीं थी और प्रत्येक ने अपने गले में एक हेडलैम्प लटका रखा था। ये चमकीला और चमकदार है और हालांकि थोड़ा भारी है, ये बहुत उपयोगी है। इसके तुरंत बाद एक के बाद एक पुराने ग्राहक आने लगे। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैं अचंभित रह गया और पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, महाजोंक खेलना, क्या ये भी संभव है? क्या तुम्हें पीछे से दादा दादी और नाना नानी के झुंड के देखने का डर नहीं है? वह युवक जो बहुत उत्साहित था डरा नहीं बल्कि जोर से हंस पड़ा। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम थक जाओ तो दादा दादी को काम संभालने दो, मैं तो एक बेटा हूँ। ओह, तुम लोग सचमुच मूर्ख हो। क्या तुम्हें खेलते समय 5 मुर्गियाँ मिलने का डर नहीं है? कई भोजनकर्ता भी इस आनंद में शामिल हो गए और सभी इतनी जोर से हंस रहे थे कि वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे। अब कब्रिस्तान में होने का कोई भयानक एहसास नहीं होता। अगर सचमुच कुछ है, इतने सारे लोगों द्वारा उत्सर्जित यांग ऊर्जा भूतों को वाष्पित कर सकती है। अरे वहाँ उस बेंच का क्या हुआ? किसी ने उस अंधे स्थान को खोज लिया और उस स्थान की ओर इशारा किया जहाँ पहले राघव मेहरा ने अपना स्टॉल लगाया था और पूछा, ये तो लाइब्रेरी में कतार में खड़े होने जैसा ही है। कई ग्रामीण जो ताश खेल रहे थे पीछे मुड़े और हंसने लगे। बैठ जाओ, मैं कल यही कहना चाहता था। घंटों लाइन में खड़े रहना कितना थका देने वाला होता होगा। बेहतर होगा कि वहां जगह बुक करने के लिए कुछ रखा जाए। अच्छा, क्या तुम्हें स्टूल चाहिए? ढेर सारे स्टूल एक साथ रखे हुए हैं, सस्ते हैं, $5 प्रति स्टूल। पुराना ग्राहक, धत्तेरी की। स्मार्ट लोगों ने इस व्यावसायिक अवसर को पहचान लिया है और स्टूल बेचना शुरू कर दिया है। भाई, एक स्टूल ले आओ। मुझे भी एक चाहिए। खड़े रहना बहुत थका देने वाला है। आउच, मैं जीत गया। सब एक ही रंग के। मुझे पैसे दो। उफ, मुख्यतः इसलिए कि मैं अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हूँ, इसलिए कार्ड कभी नहीं आते। अन्यथा क्या जीतने की बारी तुम्हारी होती? अरे, जिन भाइयों ने अभी स्टूल खरीदे हैं उन्हें पैसे दे दो और झाड़ू लगा दो। वाह वाह। टिल्डर मेज पर महाजोंक टाइलों को जल्दी से एक साथ धकेल दिया गया। जिन भोजन करने वालों ने स्टूल नहीं खरीदे थे उन्होंने भी यही किया। यदि आपके पास बोतल है तो उसमें पानी डाल दीजिए, यदि आपके पास थैला है तो थैले को उसमें डाल दीजिए। यहाँ तक कि सिगरेट, लाइटर, कार की चाबियाँ और पहचान पत्र का भी इस्तेमाल किया गया। वैसे भी हर किसी की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। मैंने जगह घेरने के लिए कुछ चीज़ें एक तरफ रख दी और फिर बॉस के आने का इंतजार करते हुए समय बिताने के लिए कार में लेट गया। जिनके हाथ में कुछ नहीं है, आप इस पर मल मूत्र नहीं कर सकते या पानी नहीं छोड़ सकते। इस पर विचार करने के बाद मैंने अपना जूता नीचे रखा और कार देखने के लिए एक पैर पर किनारे की ओर कूद गया। सोनाली और सिम्बा ने विक्की भट्ट को भी बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो उसने कुत्ते को चीजों के ढेर के पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। वह और सोनाली कब्रिस्तान की ओर गए और प्यार और रोमांस के बारे में बातें करने लगे। सिम्बा, जिसके सिर पर प्रश्न चिन्हों की भरमार है, तो फिर प्यार गायब हो जाता है ना? अन्यथा आपके लिए कुत्ता बनना अधिक उपयुक्त होगा। ये हमेशा चालाक होता है और स्वाभाविक रूप से ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह बस उसके सामने से कूदता और खुशी से खेलता हुआ भाग गया। ये देखकर कि वह सिम्बा की आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सका। विक्की भट्ट के पास कुत्ते का पट्टा हटाकर उसके स्थान पर जगह सुरक्षित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैंने उस दृश्य की तस्वीर ली और उसे संचार समूह को भेज दिया। भाइयों, जल्दी करो, शीर्ष 50 स्थान भर गए हैं, जल्दी करो।
एक क्षण के लिए जो लोग अभी तक बाहर नहीं निकले थे वे अत्यधिक घबरा गए। बॉस, ये बारबेक्यू स्टॉल 12 बजे से पहले नहीं खुलता, लेकिन 8 बजे ही यहाँ इतने सारे लोग आ जाते हैं। आप किसे मारना चाह रहे हैं? आप हमें बचने का मौका ही नहीं दे रहे। अरे बाप रे, जो जीत नहीं सकते वो तो वाकई थक चुके हैं। मैं कुछ बोरे और रस्सियाँ लाऊंगा। अगर बाद में तुम्हें खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें पीसकर बीन पेस्ट बना दूंगा। आज रात सप्ताह का आखिरी दिन है। मुझे नहीं पता कि अगले सप्ताह जब मेरा बॉस किसी नई जगह चला जाएगा तो मैं इसे ढूंढ पाऊंगा या नहीं। अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। देर शाम को अधिकाधिक संख्या में लोग कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। कारें एक के बाद एक उस दिशा की ओर दौड़ रही थीं। आमतौर पर सुनसान रहने वाला ये स्थान अचानक गतिविधि से गुलजार हो गया। यहाँ तक कि जो लोग रात में तेज गति से गाड़ी चलाते हुए यहाँ से गुजरते हैं वे भी उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह पाते। क्या हो रहा है? यहाँ इतनी चहल पहल क्यों है? क्या कोई कार्यक्रम हो रहा है? आह, वह तो किसान लगता है ना? वह तो कब्रों से भरा है। तुम वहाँ क्यों भाग रहे हो? अरे चलो ऊपर चलें और देखें कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि कुछ लोग स्थिति को समझ पाते, उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया और उनका पीछा करने लगे। दूर नहीं, बाद में पहुंचे भोजनकर्ता कब्रिस्तान से कुछ दूरी पर होने के कारण आगे नहीं चल सके। हताशा में मैं केवल अपना फ़ोन निकाल सका और समूह में पूछ सका, क्या हो रहा है? किसान की सड़क इतनी भीड़भाड़ वाली क्यों है? क्या सामने वाले हमारे हैं? अरे यहाँ मत रुको, थोड़ा आगे बढ़ो। ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ कछुए की गति से चला रहे थे और सभी बहुत परेशान थे। कुछ लोगों ने तो गाउडे मानचित्र पर सड़क की स्थिति की भी रिपोर्ट दी। कई भोजनार्थी जिनके पास कुछ दिन पहले आने का समय नहीं था, ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। गाउडे का नक्शा आपको मार्गदर्शन देता रहेगा। कृपया थोड़ा रास्ता बदल लें क्योंकि आगे एक बारबेक्यू स्टॉल है। इसमें कोई हिचकिचाहट का समय नहीं था और वह बस इसमें कूद पड़े। अधिकाधिक बड़े समूह इसमें शामिल हुए तथा बड़े पैमाने पर कब्र दहन भोज में सदस्यों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई। इसके परिणामस्वरूप राघव मेहरा को दूर से पता चला कि कार चलने में असमर्थ थी। वह बस असहाय होकर अपना चेहरा पोंछता रहा। हे भगवान, क्या हम गलती से भूत बाजार में प्रवेश कर गए हैं? यद्यपि मैं मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन मुझे ट्रैफिक में फंसने की उम्मीद नहीं थी। यदि ट्रैफिक जाम जारी रहा तो समय सीमा पार हो जाएगी और मिशन विफल हो जाएगा, है ना? मैं बहुत दुखी हूँ। मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। राघव मेहरा झुंझलाहट में हॉर्न बजाने से खुद को नहीं रोक सके। जल्द ही कुछ भोजन करने वालों ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। अरे, हमारे लिए रास्ता बनाओ, बॉस हमें रोक रहा है। जल्दी करो, क्या तुम अब भी सीख खाना चाहते हो? जल्दी करो। अच्छा, क्यों न हम बॉस से बात करें और उसे यहीं अपना स्टॉल लगाने को कहें। यह मेरे बिल्कुल बगल में है, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ खरीद लूँगा। तुम सपना देख रहे हो? हम सड़क के बीच में हैं। सौभाग्य से संचार समूह में यातायात पुलिस भी मौजूद है। ये देखकर वह आदमी कुछ नहीं बोला। उसने कार का दरवाज़ा खोला, अपनी वर्दी पहनी और ड्यूटी पर चला गया। सभी वृद्ध भोजनकर्ताओं की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो कमाल है। बॉस के पास बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। इसे जल्दी से सुलझाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं बाद में ट्रैफिक पुलिस वाले भाई को कुछ और सीखें दूंगा। ये लड़का सचमुच अच्छा है। यातायात पुलिस, जो ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर थी, यातायात जाम के स्रोत की ओर दौड़ी और यातायात को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद यातायात पुनः सुचारू हो गया। राघव मेहरा, जो दरारों में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, अंततः समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। कॉर्टिल्डर इतने करीब। मैंने बाहर जाने के लिए आधे घंटे पहले से ही समय आरक्षित कर रखा था, लेकिन फिर भी यह घटना घटी। कठिन, बहुत कठिन। आज रात बारबेक्यू का आखिरी दिन है। सभी ने राघव मेहरा को पकड़ लिया और उसे जितना हो सके खींचने लगे। किसी ने तो ग्रेव माउंटेन बीबीक्यू के लिए भोजन नियमों की मार्गदर्शिका भी प्रकाशित कर दी। 1. बारबेक्यू खाते समय माहौल बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने मूड को हल्का करने के लिए कुछ खुशनुमा पॉप या रॉक संगीत सुन सकते हैं। 2. ये सबसे अच्छा है अगर टॉर्च में आसान स्विचिंग के लिए स्ट्रोब फंक्शन हो। 3.
पोर्क बेली सीख को भुनी हुई हरी मिर्च के साथ ज़रूर परोसना चाहिए। पोर्क बेली और हरी मिर्च का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। देखो, राघव मेहरा ने कार पार्क कर दी। महाजोंग खिलाड़ी तुरंत ही बिखर गए। सभी भोजनार्थी अपनी अपनी सीटों से भोजन लेकर पंक्ति में खड़े हो गए। पंक्ति में सबसे आगे खड़े लोगों का अभिवादन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राघव मेहरा को फोल्डिंग कुर्सियों और स्टूलों को नीचे ले जाकर उन्हें सही स्थान पर रखने में मदद करें। पिछले 2 दिनों से पुराने ग्राहक राघव मेहरा के साथ खेल रहे हैं और नए स्वादों की मांग कर रहे हैं। राघव मेहरा ने भी सभी की ज़रूरतों पर उचित ध्यान दिया। उदाहरण के लिए, कल रात कोई व्यक्ति लहसुन बैंगन के अंडे, अनानास मटन सीख और अधिक विदेशी गेहूं के स्वाद वाले नमकीन अंडे की जर्दी चिकन पंख खाना चाहता था। उन्होंने वास्तव में आज रात के लिए इसका प्रबंध किया है। फल चारकोल जलाया। सबसे पहले बड़े गोल बैंगनों की एक पंक्ति लें, उन पर तेल लगाएं और उन्हें ग्रिल पर रखें। जब ये भूनने के बाद मुरझा जाए तो इसका सिर और पूंछ काट लें, इसे आधा काट लें और इस पर तेल लगाएं। जब ये लगभग 70% पक जाए तो इस पर एक ताज़ा अंडा डालें। आधा पका हुआ पतला अंडा बुलबुले बनाकर तुरंत बैंगन के गूदे में समा जाएगा और एक पीली सफ़ेद परत बना देगा। इसमें 1 और चम्मच गुप्त लहसुन सॉस डालें और कुछ मसाले और कटी हुई हरी प्याज छिड़कें। यदि आपको मसालेदार भोजन पसंद है तो कुछ चमकदार लाल मिर्च का स्वाद लें। लाल, हरा, सफ़ेद और पीला रंग एक साथ बहुत सुंदर लगते हैं। भुना हुआ बैंगन ओवन से बाहर आ चुका है और मेरे सामने बैठा बूढ़ा ग्राहक उसे अपने हाथ में पकड़े हुए है, जबकि वह अभी भी गर्म है। तेल बैंगन में गहराई तक समा गया है और मोटे बैंगन का गूदा रस से भरा हुआ है। एक सिरे को चॉपस्टिक से उठाएं, उसे धीरे से फाड़ें और अपने मुंह में डाल लें। बैंगन का गूदा चिकना और घना, मुलायम और चिपचिपा होता है तथा लहसुन के स्वाद से भरपूर होता है। इसमें मीठे, भुने हुए अंडे का सफ़ेद भाग और आपके मुंह में घुलने वाला चिकना, मिश्रित स्वाद शामिल कर दीजिए तो ये बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। भोजन करने वालों ने बैंगन के गूदे को साफ करने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया, जिससे कोई भी कोना छूटा नहीं। आह, बैंगन और तले हुए अंडे कितने स्वादिष्ट हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये कुछ ही चॉपस्टिक्स में खत्म हो गया। मालिक, कृपया थोड़ा और पकाइए। राघव मेहरा ने अभी अभी मटन सीख, चिकन विंग्स और पोर्क बेली ग्रिल पर रखी थी। ये सुनकर वह बेबसी से मुस्कुराया। तुम लोग मुझे इतना जोर से धकेल रहे हो कि मैं थक गया हूँ। उसने न केवल मुझे इस स्टॉल के सामने बांधकर मुझे परेशान किया, बल्कि वह मेरे हाथ पर स्प्रिंग भी लगाना चाहता था। यह मुझे मार डालेगा। कोयले की आग धधक रही थी, तेल चटक रहा था और मांस और मसालों की विभिन्न सीकों की सुगंध हवा में फैली हुई थी। भोजन करने वालों के होश उड़ गए और उनके दिलों में तुरंत ही विजय पाने की इच्छा जाग उठी। धत्तेरी की, उनमें से हर एक इतना अनूठा है। सिर्फ 20 सीखें और मैं तो पूरा स्वाद भी नहीं चख सकता। जल्द ही भोजन करने वालों ने समूह बना लिए और भोजन बांटने के लिए तैयार हो गए। वे एक ओर से उन्हें गुच्छों में खींच रहे थे, जबकि दूसरी ओर से राघव मेहरा उन्हें मुट्ठी भर भून रहे थे। मांस के कटारों से निकली चर्बी सब्जियों और फलों की खुशबू के साथ मिलकर उबल रही थी। सोमवार की सुबह थी। समूह के पुराने ग्राहक सीख खा रहे थे और बातें कर रहे थे और कोई भी जाने को तैयार नहीं था। ये निश्चित रूप से 100 भूतों की एक रोमांचकारी रात्रि परेड है और वे सभी भूखे भूत हैं। वे सभी अजनबी हैं, उनकी कोई रुचि या संबंध नहीं है और वे जानबूझकर एक दूसरे के बारे में पूछताछ नहीं करेंगे ताकि वे अधिक खुलकर बातचीत कर सकें। कुरकुरे ग्रिल्ड सीख के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है।